Hi everyone. Today's lecture we are going to discuss about emission and coefficient of emission. सर हमने तीन चीज़ें तो अब तक डिस्कस कर ली है. क्या थी वो कभी भी रेडिएशन पार्ट में देखेंगे तो जो भी हीट या फिर थर्मल एनर्जी है वो क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, ट्रांसमिट होती है या फिर क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है. तो फिर ये नया वर्ड एमिट कहाँ से आ रहा है इसके अंदर, तो ये डिस्कस करते हैं. चलो ठीक है. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें डिस्कस किए थे. ये तीनों के कोएफिशिएंट्स देखा था. फिर ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, फेरिस ब्लैक बॉडी, ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर चुके थे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. एमिशन ऑफ हीट रेडिएशन. इन 1792 पियरे प्रेवोस्ट पब्लिश्ड अ थियोरी ऑफ रेडिएशन नोन एज थियोरी ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट. हाँ, सुना जैसे लग रहा है, थियोरी ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट कुछ तो है. ठीक है. According to this theory, all bodies at temperature above 0 Kelvin, that is absolute zero temperature, radiate thermal energy and at the same time they absorbed radiation received from the surroundings. क्या कहने को चाह रहा है यहाँ पर? अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी ले लिया, उसका टेम्परेचर अगर सिर्फ कंडीशन क्या है, अगर उसका सिर्फ टेम्परेचर 0 केल्विन के अबव है तो वो क्या करने वाला है, इट इज़ गोइंग टू रेडिएट थर्मल एनर्जी एंड एट द सेम टाइम इट इज़ गोइंग टू एब्जॉर्ब रेडिएशन रिसीव्ड फ्रॉम द सराउंडिंग. सिंपल सी चीज़ है, एक ऑब्जेक्ट है, अगर उसको क्या कर रही है, थर्मल एनर्जी मिल रही है तो वो थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा. ठीक है. बट वही मोमेंट पे, वही सेम टाइम पे जो भी उसके पास एनर्जी है वो क्या करने वाला है, उसे रेडिएट भी करने वाला है. दोनों चीज़ें साथ में होंगी. क्या दोनों चीज़ें? एक अगर हॉट ऑब्जेक्ट को या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसकी कंडीशन क्या है, वो 0 केल्विन के अबव रहना चाहिए. सर आइस क्यूब भी क्या होगा, 0 केल्विन के अबव है, तो उसमें भी ये केस देखेंगे हम लोग. क्या केस रहेगा कि वो क्या करने वाला है, रेडिएट करने वाला है थर्मल एनर्जी, और वही सेम टाइम पर वो क्या करने वाला है, एब्जॉर्ब करने वाला है रेडिएशन सराउंडिंग से. सर अगर वो अपने खुद के पास से अगर थर्मल एनर्जी रेडिएट कर रहा है, मतलब अपने तरफ से हीट दे रहा है ना, तो फिर वो ठंडा और ठंडा हो जाना चाहिए ना आइस क्यूब. बट आइस क्यूब तो फिर थोड़ी देर बाद जब हम लोग देखते हैं तो वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है या फिर पानी में कन्वर्ट हो जाता है बेसिकली. मतलब उसको कहीं से तो हीट मिल गई. सर फिर आपने जो यहाँ पे स्टेटमेंट बोले इसका मतलब एड़ा बना है ना. वापस से मैं रिकॉल कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं. यहाँ पर स्टेटमेंट है कि कोई भी ऑब्जेक्ट ले लूँगा जो 0 केल्विन के अबव रहेगा तो वो क्या करने वाला है, थर्मल एनर्जी रेडिएट करने वाला है, मतलब बाहर देगा, अपने पास से थर्मल एनर्जी बाहर देगा. ठीक है. तो जब मैं आइस क्यूब का एग्जांपल ले रहा हूँ तो आइस क्यूब क्या करेगा, 0 केल्विन के अबव है. हाँ, 0 केल्विन के अबव है. 0 डिग्री सेल्सियस अलग है. हाँ, मतलब 273 केल्विन पे, वो काफ़ी बड़ी वैल्यूज़ पे. इसका मतलब वो क्या करने वाला है, हीट दे रहा है, सराउंडिंग में दे रहा है, बट वही सेम टाइम पे क्या कर रहा है, वो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब भी कर, रेडिएशन एब्जॉर्ब भी कर रहा है. ठीक है. ये क्वेश्चन का आंसर तुमको नेक्स्ट स्टेटमेंट में मिल जाएगा. यहाँ पर देखो, द अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन एमिटेड पर यूनिट टाइम डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ एमिटिंग सरफेस, इट्स एरिया एंड इट्स टेम्परेचर. जब मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो 0 केल्विन के अबव है, वो क्या करने वाला है, थर्मल एनर्जी रेडिएट करने वाला है, तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा. कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है ज़्यादा करे, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है कम करे, बट किस पे डिपेंड करेगा, तो मेनली इट विल डिपेंड रेडिएशन एमिटेड पर यूनिट टाइम, इट विल डिपेंड ऑन नेचर ऑफ एमिटिंग सरफेस, कौन सा मटेरियल है, क्या है, इट्स एरिया, कितना एरिया है उसका जब वो एमिट कर रहा है, एंड ऑफ कोर्स इट्स टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर इसके ऊपर. सर टेम्परेचर फैक्टर क्यों, बिकॉज हॉटर बॉडीज रेडिएट एट हायर रेट दैन दी कूलर बॉडीज. मतलब अगर ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे है, हॉट बॉडी है, तो वो क्या करेगा, ज़्यादा रेट से क्या करने वाला है, रेडिएशन देने वाला है, कंपेयर टू कूलर बॉडीज. एग्जांपल्स वही, एक मेटल ले लिया काफ़ी ज़्यादा गर्म है, या फिर चाय ले लिया तो ऐसा फील होता है, हाँ बाबा गर्म रेडिएट आ रहा है करके, भाप जैसा फील होता है.
बट वही आइस क्यूब देखे तो ऐसा लगता है कि नहीं हीट एब्जॉर्ब ये रेडिएट नहीं कर रहा है, ऐसा जैसा फील आता है। और उसमें भी रेडिएशन हो रहा है बट कम अमाउंट में। क्यों? क्योंकि वो क्या है, कूलर बॉडी है इसलिए। ठीक है, इसके अलावा और कोई फैक्टर है तो हाँ, लाइट कलर्ड बॉडीज रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द विजिबल रेडिएशन। Light colored bodies reflect most of the visible radiation, whereas dark colored bodies absorb most of the incident visible radiation. क्या कहना चाह रहा है कि जो क्या रहेगी, लाइट कलर ऑब्जेक्ट्स है वो मोस्टली क्या करते हैं, जो रेडिएशन है उसको क्या कर लेते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। बट वही अगर डार्क कलर्ड बॉडीज है तो वो क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसका एग्जांपल, धूप में दो अम्ब्रेलाज में दो पर्सन खड़े हैं, एक अम्ब्रेला का कलर ब्लैक है और एक अम्ब्रेला का कलर क्या है, वाइट है। तो अब जो ब्लैक है वो क्या है, डार्क कलर्ड है, तो उसके ऊपर अगर रेडिएशन आ रही है, सन की रेडिएशन आ रही है, तो मोस्ट ऑफ द रेडिएशन क्या कर लेगा, वो ब्लैक अम्ब्रेला एब्जॉर्ब कर लेगा। बट वही अगर वाइट कलर अम्ब्रेला है, वो क्या है, लाइट कलर्ड बॉडी है। ठीक है, लाइट कलर्ड बॉडी है, उसके ऊपर अगर सन का सेम अमाउंट का रेडिएशन आ रहा है, बट वो वाइट कलर बॉडी क्या कर रहा है, मोस्ट ऑफ द रेडिएशन को क्या कर दे रहा है, रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, ना कि एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अगर रिफ्लेक्ट कर दिया तो वो ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं किया। ऑफ कोर्स हम लोगों ने देखे ना पहले स्टेटमेंट्स, अ गुड ऑब्जॉर्बर इज अ बैड रिफ्लेक्टर, अ गुड रिफ्लेक्टर इज अ बैड ऑब्जॉर्बर। सेम कंसेप्ट यहाँ पर यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है, For a body, the absorbed radiation being energy increases the kinetic energy of the constituent atoms oscillating about their mean positions. यहाँ पर उसने बताने को ट्राई किया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसके अंदर रेडिएशन देते हैं या फिर एनर्जी अगर दे रहे उसमें एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ऑफ कोर्स उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है एटम्स के पास काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने डिस्कस किए, जो अपने मीन पोजीशन पे क्या करते रहते हैं, ऑसिलेट करते रहते हैं, तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। सिंपल है ना, एनर्जी दिया तो क्या हो जाएगा, उनसे रेडिएशन वाली थर्मल एनर्जी अगर दे रहा हो तो एब्जॉर्ब करने के बाद उनकी क्या हो जाएंगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये अब तो हम लोगों ने पहले से देख के रखे। वी हैव लर्न अर्लियर दैट एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी डिटरमाइंस द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। तो जो काइनेटिक एनर्जी है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी से हम लोग क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर ऑफ बॉडी क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, the absorbed radiation therefore causes a rise in temperature of body, जिसकी वजह से क्या होने वाला है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी में क्या होगा, राइज देखने को मिलेगा। ठीक है, the body itself also radiates, therefore its energy decreases causing the lowering of temperature। क्या कह रहा है, पहले तो उसने बोला कि वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अगर वो एब्जॉर्ब किया तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर क्या होगा, एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। बट वही मोमेंट पे बॉडी क्या करता है, रेडिएट भी कर रहा है, सेम टाइम पर रेडिएट भी कर रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या हो जा रही है, डिक्रीज हो रही है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सर क्या कंफ्यूज कर रहे हो, पहले बोल रहे एब्जॉर्ब भी कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रही है एनर्जी, फिर बोल रहे वही मोमेंट पे टेम्परेचर डिक्रीज भी हो रहा है, एनर्जी जा रही भी है। हाँ, दोनों कंडीशन साथ में हो रहे हैं, तो फिर सर मालूम कैसे पड़ेगा टेम्परेचर बढ़ा कम हुआ क्या हुआ करके, एक ऑब्जेक्ट का डिफाइन करना रहेगा। तो सिंपल सी चीज़ है, इफ़ अ बॉडी रेडिएट्स मोर देन इट एब्जॉर्ब्स इट्स टेम्परेचर डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, क्या बोलना चाह रहे हैं वो, अगर एक बॉडी ने क्या किया, रेडिएट कर रहा है, देखो एक बॉडी है वो एट सेम मोमेंट पे एब्जॉर्ब भी करने वाला है और रेडिएट भी करने वाला है। बट अगर सेम दोनों चीज़ें हो रही है बट वो क्या कर रहा है, रेडिएट ज़्यादा कर रहा है। ठीक है, रेडिएट ज़्यादा कर रहा है और एब्जॉर्ब कम कर रहा है, तो क्या होगा, एनर्जी कम हो जाएंगी तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। वाइस वर्सा कंडीशन ले लो, वो क्या कर लिया, एब्जॉर्ब ज़्यादा कर रहा है और रेडिएट कम कर रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। वही दो अम्ब्रेलास का एग्जांपल जो मैंने बोला था,
दो अम्ब्रेलास का एग्जांपल, उसके अंदर क्या हो जाएगा, जो ब्लैक कलर्ड अम्ब्रेला है वो क्या करेगा, ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, वही मोमेंट पे वो कम रेडिएट करेगा, ठीक है, उसकी वजह से उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वही वाइट अम्ब्रेला का वो क्या होगा, ज़्यादा रेडिएट करेगा कंपेयर टू एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब कम करेगा, रेडिएट ज़्यादा करेगा, उसके वजह से उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, कम रहेगा। सेम कंडीशन आइस क्यूब का जो एग्जांपल दिया था, वहाँ पर सराउंडिंग में जब रखा उसे तो वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब ज़्यादा कर रहा है, एब्जॉर्ब ज़्यादा कर रहा है और रेडिएट कम कर रहा है, ठीक है, रेडिएट कम कर रहा है, तभी तो क्या हो गया वो उसका जो आइस है वो किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में कन्वर्ट हो गया सराउंडिंग में रखने के, ठीक है। बट ये तो केस जब ज़्यादा कम का था। एक और केस हो सकता है ना, व्हेन द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इज सेम एज रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन, मतलब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन और रेट ऑफ एमिशन, अभी वर्ड आ रहा है यहाँ पर, रेडिएशन कर रहा है, रेडिएट कर रहा है, बेसिकली क्या कर रहा है, हीट एनर्जी एमिट कर रहा है बाहर, तो वर्ड एमिशन यूज़ किया है। तो व्हेन द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इज सेम एज द रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन, अगर सेम हो गया तो जितना एब्जॉर्ब कर रहा है उतना ही रेडिएट कर दिया, उतना ही एमिट कर दिया, तो क्या होगा, तुम लोग भी गेस करो, वो इंपॉर्टेंट वर्ड जो हमें पहले से पता है, द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट एंड the body is said to be in thermal equilibrium with surroundings, मतलब अब क्या करेगा वो, ना ही एमिट कर रहा है ना ही एब्जॉर्ब कर रहा है, या फिर दोनों क्या कर रहा है, सेम अमाउंट में कर रहा है, बेसिकली टेम्परेचर क्या हो गया है, मेंटेन हो गया है, कांस्टेंट हो गया है, जिसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है विद द सराउंडिंग या फिर विद रिस्पेक्टिव अनदर ऑब्जेक्ट। सिंपल। हमने एग्जाम्पल्स देखे फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड का, क्या थे, फॉर कप ऑफ हॉट टी टेम्परेचर ऑफ टी इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ रूम, फिर फॉर अ प्लेट कंटेनिंग आइस टेम्परेचर ऑफ आइस इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ रूम केप्ट ऑन द टेबल, बोथ अटेन द रूम टेम्परेचर आफ्टर सम टाइम, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाता है, ठीक है। एट रूम टेम्परेचर all bodies radiate as well as absorb radiation, रूम टेम्परेचर पे जब जाते हैं देखते हैं तो क्या करते हैं, वो सेम टाइम पे रेडिएट भी कर रहा है एज वेल एज क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है रेडिएशन को, बट द रेट ऑफ एमिशन एंड रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन आर सेम, हेंस देन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। जब रूम टेम्परेचर पे देख रहा हूँ, सब रूम टेम्परेचर पे है ना अवेलेबल, क्यों, बिकॉज जो भी ऑब्जेक्ट दिख रहे रूम टेम्परेचर में वो सब क्या कर रहे हैं, सेम मोमेंट का सेम अमाउंट का क्या कर रहे हैं, एमिशन भी कर रहे हैं, रेट ऑफ एमिशन और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन दोनों का क्या है, सेम है, देयरफॉर सब रूम टेम्परेचर पे हमें देखने को मिल रहा है। यू कैन देयरफॉर इन्फर दैट हॉट बॉडीज वुड रेडिएट मोर देन कूलर बॉडीज, यहाँ से हमें ये भी देख सकते हैं कि क्या जो हॉट बॉडीज है वो क्या करेगी, ज़्यादा रेडिएट करेगी कंपेयर टू कूलर बॉडीज, ठीक है। एट रूम टेम्परेचर, in fact for temperature lower than 800 degrees Celsius, the thermal radiation corresponds to wavelengths longer than those visible light, hence we do not see them। क्या बोल रहा है वो, कि टेम्परेचर लोअर देन 800 डिग्री सेल्सियस जो है वहाँ पर जो थर्मल रेडिएशन है, ऑफकोर्स रेडिएशन जो है डैट बेसिकली करस्पॉन्ड्स टू वेवलेंथ्स, ठीक है, बट वो वेवलेंथ्स कौन से है, longer those than visible light, therefore we cannot see them। 800 के नीचे जितने भी वेवलेंथ्स आते हैं वो विजिबल लाइट से ज़्यादा लॉन्गर है, तो हम उसे देख नहीं पाते, ठीक है। बट when body is heated the radiated energy correspond to shorter wavelengths, जैसे कि for temperature around 800 डिग्री सेल्सियस। एक कंसेप्ट समझ लो तुम लोग, जितना कम टेम्परेचर उतना वेवलेंथ क्या रहता है, ज़्यादा रहता है, और जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना वेवलेंथ क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाया, नियर टू 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लाया, वहाँ पर वेवलेंथ क्या है, शॉर्टर है। कहाँ से, किसका वेवलेंथ, तो जो भी बॉडी को हीट किया तो उसने जब रेडिएट कर रहा है, दैट रेडिएटेड एनर्जी का जो वेवलेंथ है दैट इज शॉर्टर। पार्ट ऑफ एनर्जी एमिटेड इज इन द
विजिबल रेंज एंड द बॉडी अपीयर्स रेड। तो वही जब हम लोग आयरन लोहार वगैरह को देखते हैं, जब वो क्या करता है, गर्म करता है उसको, तो रेड कलर का क्यों अपीयर हो रहा है बेसिकली, तो वो अमाउंट की एनर्जी जब वो रेडिएट कर रहा है तो वे वेवलेंथ जो है वो विजिबल रेंज में आया है, एंड दैट विजिबल रेंज गिव्स द कलर एज रेड। ठीक है। अनदर एग्जांपल, एट अराउंड 3000 डिग्री सेल्सियस, काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है। इट लुक्स वाइट हॉट, वाइट कलर का दिखता है हमें। द फिलामेंट ऑफ टंगस्टन लैम्प अपीयर्स वाइट हॉट एज इट्स टेम्परेचर इज 3000 डिग्री सेल्सियस। एग्जाम्पल लिया है टंगस्टन लैम्प का, इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे अगर उसको किया है तो उधर जो हमें वेवलेंथ के रिस्पेक्टिव में कलर जो देखने को मिलेगा डेट विल बी वाइट कलर। ठीक है, सिंपल है। We have thus seen that all bodies radiate electromagnetic radiation when the temperature is above absolute zero of temperature। एक स्टेटमेंट बना दिया उसने याद रखने के लिए कि हमें पता है कि जो भी रेडिएशन हो रहा है डेट इज़ बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कब होगा, तो जब टेम्परेचर क्या होने वाला है, ज़ीरो, एब्सोल्यूट ज़ीरो के ऊपर होगा। एब्सोल्यूट ज़ीरो अभी बताया, 0 केल्विन की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो। अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड, अब कैलकुलेट भी करते हैं, सिर्फ थियरी पार्ट नहीं ना, अगर कर रहा है तो कितना अमाउंट में कैसे होगा। तो पहले देखते हैं कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसका फॉर्मूला बनाएंगे। तो अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ बॉडी, पहले तो जो टेम्परेचर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सेकेंड, नेचर ऑफ द बॉडी, द मटेरियल। सेकेंड, नेचर ऑफ द बॉडी, मटेरियल, नेचर ऑफ सरफेस, पॉलिश है कि नहीं, पॉलिश पे भी डिपेंड करता है, ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है पॉलिश सरफेस, बाकी सब। थर्ड वन इज सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी डिनोटेड बाय ए, एंड टाइम ड्यूरेशन ऑफ फॉर विच बॉडी एमिट्स रेडिएशन। हाँ, टाइम भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जहाँ पर भी देखिए हम लोगों ने वहाँ पर रेट ऑफ एमिशन, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन वर्ड यूज़ किया है। रेट का मतलब क्या है, बेसिकली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देख रहे। ठीक है, तो टोटल कितने, 4 फैक्टर्स देखिए। पहला क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो टेम्परेचर रहेगा बॉडी का। फिर नेचर ऑफ द बॉडी, मटेरियल कौन सा डिपेंड कर रहा है उसके ऊपर। फिर सरफेस एरिया ऑफ बॉडी, एंड लास्ट इज टाइम ड्यूरेशन फॉर विच रेडिएशन इज अकरिंग। ठीक है, तो अगर ये 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, देन द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड, amount of heat radiated Q will be directly proportional to surface area and time duration। मतलब अगर हीट रेडिएशन हो रहा है तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा और जितना ज़्यादा टाइम के लिए देखेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, हीट रेडिएशन होगा। थोड़ा रिलेट करते हैं, एक एग्जांपल लो, एक एग्जांपल लेते हैं, एक कॉइन लेते हैं और उसको हीट करते हैं। ठीक है, उसको हीट करने के बाद अगर वो क्या उसको सराउंडिंग में रखा, उसकी तरफ हाथ ले जाके देखो तो क्या होगा, फील होगा, हाँ क्या हो रहा है, रेडिएशन हो रहा है। बट उसी के अलावा एक बड़ा सा मेटल का सरफेस ले लो, बहुत बड़ा सा एक मेटल है, मेटल प्लेट है बहुत बड़ा सा, और उसको हीट करके रखा है, जिसका सरफेस एरिया अब ज़्यादा है, काफ़ी बड़ा है, बट कॉइन का सरफेस एरिया काफ़ी कम था। तो जब बड़ा मेटल सरफेस लिया, एकदम गर्म है, सेम टेम्परेचर, हीट करके रखा एकदम, तो ज़्यादा रेडिएशन किस में फील होगा, ऑफकोर्स जिसमें ज़्यादा बड़ा सरफेस एरिया है उसके अंदर क्या होगा, ज़्यादा रेडिएशन फील होने वाला है। सेम वही कंडीशन अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखा, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम में कम टाइम के लिए देखूंगा तो कम रेडिएशन अमाउंट मिलेगी, ज़्यादा टाइम के लिए देखूंगा तो ज़्यादा रेडिएशन अमाउंट मिलेगी। ठीक है, देयरफॉर इट इज़ देयरफॉर कन्वीनियंट टू कंसीडर क्वांटिटी ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा क्या रहेगा, अगर हमें को पता करना है रेडिएशन, तो हम लोग क्या कर देंगे, पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और पावर एमिटेड पर यूनिट एरिया, एक नया नेम मिला है हमें, जो एमिशन है, जो रेडिएशन या फिर एमिशन जो हो रहा है क्यू से डिनोट कर रहे हैं, या फिर हम लोग उसे क्या बोल सकते हैं, पावर एमिटेड पर यूनिट एरिया। सर ये कैसे आया, तो क्यू क्या थी, हीट एनर्जी थी ना,
एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया जब मैं बात किया तो पर यूनिट एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है बेसिकली पावर, तो इसलिए उसने एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया बोलने की जगह उसने क्या बोल दिया, पावर एमिटेड पर यूनिट एरिया। चलेगा, सिंपल है। अरे एनर्जी अपॉन टाइम अपॉन एरिया ऐसा है ना, तो एनर्जी अपॉन टाइम को तो पावर बोलते हैं, तो क्या बचेगा, पावर अपॉन एरिया, सिंपल से। तो पावर एमिटेड पर यूनिट एरिया, दिस इज डिफाइंड एज एमिसिव पावर। एमिशन हो रहा है वहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो दिस इज डिफाइंड एज एमिसिव पावर और रेडिएंट पावर आर ऑफ द बॉडी at a given temperature, at a given temperature T, for particular temperature emissive power या फिर उसे radiant power भी बोल सकते हैं, that is equals to R equals to Q upon A T। सर R क्या है, radiant power है, ठीक है। Q क्या था, Q क्या है, amount of radiation वो बॉडी को जब क्या हो रहा है, मिल रहा है, ठीक है। डायमेंशन ऑफ एमिसिव पावर, डायमेंशन ऑफ एमिसिव पावर आर L0 M1 T-3। कैसे, Q अपॉन ए टी ना, लगाओ Q का एनर्जी का लगाओ, और A का मीटर लेंथ स्क्वायर, T का मतलब T1 आएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, L0 M1 T-3, और यूनिट क्या मिलेगा, जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, या फिर क्या लिख सकते हैं, वैट पर मीटर स्क्वायर। देखना जूल पर सेकेंड क्या होता है, वैट ना, तो वैट पर मीटर स्क्वायर या फिर जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। द नेचर ऑफ एमिटिंग सरफेस, द नेचर ऑफ एमिटिंग सरफेस मटेरियल और पॉलिशिंग इज़ नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। जब मैंने बोला कि मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा, हम लोगों ने फॉर्मूला 4 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा था, बट उसमें से 3 के ऊपर ही हम लोगों ने फार्मूला बनाया। मटेरियल पे डिपेंड करता है, बट उस पर फॉर्मूले में कहीं नहीं दिखा वो, बिकॉज इट इज़ नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। हैंस टू डिस्कस मटेरियल एस्पेक्ट, 4 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा था, बट फॉर्मूले में हम लोगों ने 3 ही यूटिलाइज किए। नेचर ऑफ मटेरियल नहीं लिए, क्यों नहीं ले पाए, बिकॉज इट इज़ नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, है ना। मटेरियल और पॉलिशिंग इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, बट उसको काउंट में लेना है, तो हैंस टू डिस्कस मटेरियल एस्पेक्ट वी कंपेयर ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स विथ आइडेंटिकल ज्योमेट्रीज एट सेम टेम्परेचर। मतलब अब हम क्या करेंगे, क्या जो भी मटेरियल का हमको डिस्कस करना रहेगा, हम लोग क्या लेंगे, एक कंपैरिजन करेंगे उसका, जो क्या रहेगा, आइडेंटिकल ज्योमेट्री दिखाएगा, मतलब सेम रहेगा, मटेरियल अलग रहेगा, ज्योमेट्रिकल फिगर जो रहेगा सेम रहेगा, सेम टेम्परेचर सब सेम रहेगा, बट खाली क्या रहेगा, मटेरियल डिफरेंट रहेगा। एट अ गिवन टेम्परेचर अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी हैज़ मैक्सिमम एमिसिव पावर। Thus, it is convenient to compare emissive power of given surface with perfect black body at same temperature। क्या कहना चाह रहा है वो यहाँ पर, कि जो भी हम लोग मटेरियल रहेगा, रैंडम कोई भी मटेरियल लिया, अगर मेरे को कंपेयर करना है उसका एमिसिव पावर, तो किससे करूँगा, सबसे बेस्ट वाले से कंपैरिजन होगा। घर में भी यही कंपैरिजन होता ना, देखो शर्मा जी के बेटे को कितने मार्क्स मिले, वैसी। तो यहाँ पर अगर एमिसिव पावर अगर कंपेयर करना है तो किससे करेंगे, परफेक्टली ब्लैक बॉडी से। क्यों, रीज़न है उसका, परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या देता है, मैक्सिमम एमिसिव पावर देता है, सबसे ज़्यादा एमिसिव पावर किसके पास रहने वाला है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी के पास। थर्स इट इज़ कन्वीनियंट टू कंपेयर एमिसिव पावर गिवन सरफेस विथ परफेक्टली ब्लैक बॉडी एट सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर पे रख के, ऐसा नहीं एमिसिव पावर इसका परफेक्टली ब्लैक बॉडी का कम टेम्परेचर पे और उसका हाई टेम्परेचर पे, नहीं, टेम्परेचर दोनों का सेम टेम्परेचर पे कंपैरिजन हो रहा है दोनों का, ठीक है। मूविंग ऑन टू द टॉपिक कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन और एमिसिटिविटी। कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन या फिर एमिसिटिविटी, जैसा हम लोगों ने कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन, वैसे ही यहाँ पर हम लोग ने क्या निकाला है, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन, या फिर शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, एमिसिटिविटी। तो कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन और एमिसिविटी ई ऑफ गिवन सरफेस इज रेशियो ऑफ एमिसिव पावर आर
to the surface of emissive power RB of perfect black surface at the same temperature. हाँ वही कंपैरिजन है जो हम लोगों ने देखे ना कि एक नॉर्मल कोई भी मटेरियल ले लो उसका एमिसिव पावर कितना रहेगा और उसको कंपेयर कर दो किससे जो सबसे बेस्ट एमिसिव पावर दे पा रहा है. ठीक है, तो E कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन क्या बोल सकते हैं, इट इज अ रेशियो ऑफ एमिसिव पावर R ऑफ सरफेस कोई भी सरफेस का टू द एमिसिव पावर RB और किसका परफेक्टली ब्लैक बॉडी या फिर ब्लैक परफेक्ट ब्लैक सरफेस का. फॉर्मूला कैसा रहेगा, E इक्वल्स टू R अपॉन RB. वहाँ पर Q था तो अमाउंट ऑफ हीट के टर्म्स में, यहाँ पर एमिसिव पावर के टर्म्स में. R क्या है, पावर के टर्म्स में, यूनिट में डिफरेंस है वहाँ पे जूल, यहाँ पर वाट. ठीक है, फॉर अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी E इक्वल्स टू 1 वेर एज फॉर अ परफेक्ट रिफ्लेक्टर E इक्वल्स टू 0. हाँ सिंपल है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए ही देख रहा हूँ अगर मैं, तो जो एमिसिव पावर कितना रहेगा उतना ही रहेगा, सेम ही हो जाएगा. एमिसिव पावर E इक्वल्स टू जो फॉर्मूला है यहाँ पर इक्वल्स टू ये जो R है तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए ही देख रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R की जगह R भी आ जाएगा. और कंपैरिजन ही किससे, RB से ही है तो RB अपॉन RB कैंसिल होकर क्या मिला, 1 ही मिलेगा. तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी मतलब उसका कंपैरिजन उसी से अगर मैं कर रहा हूँ तो क्या आएगा, कैंसिल हो जाएगा. शर्मा जी के बेटे को शर्मा जी के बेटे से कंपेयर कर लिया तो मार्क्स तो सेम पर्सन को ही कंपेयर कर रहा हूँ तो रेशियो निकालूंगा, कैंसिल करके आंसर क्या आएगा, 1 आएगा. वेर एज फॉर अ परफेक्ट रिफ्लेक्टर, अब रिफ्लेक्टर जब मैं बोल रहा हूँ मतलब उसने कुछ एब्जॉर्ब किया ही नहीं, कुछ एब्जॉर्ब नहीं कर रहा तो मतलब कुछ एमिट करेगा ही नहीं. अगर कुछ एमिट ही नहीं कर रहा है तो क्या हो रहा है, वो पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट कर दे रहा है. एमिट कुछ किया ही नहीं तो फिर R की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई. देयरफॉर फॉर परफेक्ट रिफ्लेक्टर I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. सर जो रिफ्लेक्शन हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, बॉडी के बाहर ही तो जा रहा है और एमिट कर रहा है वो भी तो बाहर ही जा रहा है. सेम ही हुआ ना फिर रिफ्लेक्शन और एमिशन. इतने मिसकंसेप्शन बिल्कुल भी मत लाना. रिफ्लेक्शन क्या हुआ, सरफेस के पास आया ही नहीं, वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो गया. ठीक है, बट एमिशन कब हुआ, जब वो एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्ब होने के बाद बॉडी अपने पास से बाहर दे रही है. रिफ्लेक्शन में ऐसा नहीं हुआ, बाहर की रेडिएशन बाहर के बाहर चले गई, बट यहाँ पर जब एमिशन की बात कर रहा हो तो बॉडी के अंदर से क्या हो रही है, बाहर की तरफ जो रेडिएशन जा रही है उसकी बात हो रही है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, एमिशन बोलते हैं. ठीक है, आई होप तुम लोग को ये कंसेप्ट समझा हो. एमिशन का कंसेप्ट समझ गया, प्रॉपरली दिमाग में बैठ गया हो कैसे क्या वर्क कर रहा है, एज वेल एज द कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन. जो ये फॉर्मूला मिला है हमें कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन का, आगे हमको ये यूटिलाइज होने वाला है किरचॉफ्स लॉ वगैरह डिफाइन करने के लिए. आगे अभी 2-3 लॉज है जो हमको इम्पोर्टेंट है काफ़ी डिस्कस करने के. ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में.